सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई की करंट अफेयर्स में हम देखेंगे बहुमूल्य 10 प्रश्न, उन 10 क्वेश्चंस को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? इसका उत्तर देने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, और जो लोग लगातार चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है तो कृपया करके चैनल को जितना हो सके प्लीज शेयर करिए, और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ऑप्शंस पे चलते हैं। ए इजराइल, बी रशिया, सी यूएसए या डी इंडिया। इसका सही उत्तर है सी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी हाल ही में सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट अपना कंडक्ट किया है, और ये कहां किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेवाडा में किया है, ध्यान रखिएगा, नेवाडा। ठीक है, नेवाडा में किया है। उसी के साथ साथ अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण हथियारों पे डेटा एकत्र करने के नेवादा में राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में अपना तीसरा उप महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, ये ध्यान रखिए। वही एनपीटी 1968 में, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी इसे बोलते हैं, एनपीटी 1968 में आई थी। इसको हस्ताक्षर मतलब 1970 में इसको लागू किया था, 1970 में लागू किया था। 191 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हुए हैं। और कौन से देश हैं जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं, या कर आपको ध्यान रखना है? भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, जिसे नॉर्थ कोरिया कहते हैं। वही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। खैर, अगर एनपीटी के बारे में अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा यहाँ पे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का उद्देश्य क्या है? अप्रसार और निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। अप्रसार क्या होता है कि मतलब किसी के पास ये बहुत मात्रा में इकट्ठा ना हो पाए, ध्यान रखिए। निरस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट, मतलब डिसआर्मामेंट, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको खत्म करे। वही परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, अगर किसी के पास परमाणु ऊर्जा है, सपोज करो परमाणु ऊर्जा है, तो उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो, ना कि वार और इन सब में। चलिए उसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम थोड़े अजीब से दिख रहे होंगे आपको, बट इसमें से देखिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा। सी लाई चांगते, ये नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब नाम सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही है। तो सी, बस लाई चिंगते अगर आ गया तो उसको ऑप्शन को ध्यान रखेगा। इसी के साथ थोड़ा देख लेते हैं ताइवान की लोकेशन क्या है। तो ताइवान स्थित है एशिया में, ये ध्यान रखेगा, एशिया में स्थित है। ताइवान की लोकेशन आप ये देखिए, ये रहा ताइवान, और इसकी कैपिटल ताइपी। ठीक है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चाइना फैक्टर है यहाँ पे ताइवान को लेके, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना कहता है कि जो ताइवान है उसकी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई सॉवरिंग स्टेट नहीं है, पूरी तरह चाइना पे निर्भर करता है। वही चाइना अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है। कई देश हैं जो ताइवान को देश नहीं मानते हैं, उसमें से सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट है अमेरिका, यूएसए। वही इंडिया ताइवान को एक देश मानता है। अच्छा, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल, कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को पता है इनके बीच में डिफरेंस। देखिए, जहां वन चाइना प्रिंसिपल है ना, ये वो सिद्धांत है जो कहते थे नेशनल कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट यहाँ चलती थी उस टाइम का जो चाइना था, उसी को ये चाइना मानते हैं। मतलब ये पूरा इसको सब चाइना मानते हैं, इन सब चीजों को। ये जहां तक मैं अब जा रहा है देख रहे हैं ना, ये सब ये पूरा चाइना मानते हैं। ये ताइवान वाइवान सब इसी के अंदर मानते हैं, ये साउथ चाइना। तो ये कहते हैं पुराने प्रिंसिपल्स को मानते हैं। तो वन चाइना प्रिंसिपल क्या है? ये नहीं मानते कि भाई ताइवान भी कोई है, ये सब इन्हीं का ही है, ये सब इसी प्रिंसिपल का है, इसे वन चाइना प्रिंसिपल। वन चाइना पॉलिसी क्या कहते हैं? वन चाइना पॉलिसी ये कहती है कि जब भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनको इस्टेब्लिश करने होते हैं तो कहते हैं कि आप ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ना करें, चाइना के साथ ही करें, तो वो हमारी पॉलिसी डिप्लोमेसी वो समझ लीजिए आप। अगर इसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी के अंदर, तो समझ लीजिए आप डिप्लोमेटिक रिलेशन सिर्फ चाइना से एस्टेब्लिश करेंगे, ना कि ताइवान से। तो ध्यान रखिए, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी बताता है, और पॉलिसी क्या है? आपका कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पे है, ये इतना ध्यान रखिएगा। वही हम देख लेते हैं यहाँ के राष्ट्रपति मैंने बताया लाई चिंगते। पीएम कौन है? चेन चियन जेन। ठीक है, ताइवान की राजधानी ताइपे शहर, मुद्रा है नया ताइवानी डॉलर।
ये आपको ध्यान रखना है। वही मंगोलिया की उलन बतार है कैपिटल, और गोबी डेजर्ट यहाँ पर है, ये ध्यान रखिए, पूछ लिया था गोबी डेजर्ट कहाँ स्थित है, मंगोलिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल AK-203 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी रशिया या डी ईरान? इसका सही उत्तर है सी रशिया। आपको याद होगा, कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, AK-47, बार बार बोलते हैं भाई AK-47, AK-47, ये भी रशिया ने इंडिया को दिया था, यानी कि डेवलप किया था। जहां AK-203 की बात है, ये दो कंट्रीज मिलकर बना रही है, एक इंडिया और दूसरा रशिया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंट्री मिलकर इसको बना रही है। वहीं उसी के साथ ये देख लेते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, 1966 में स्थापित हुआ था। यह बताता है कि किस देश में कितना पैसा खर्च किया जाता है हथियारों पे, और कौन सा देश कितना हथियार मंगवाता है, आयात करता है, और कौन कितना निर्यात करता है। ठीक है, तो भारत रूस से 45% अपना हथियार आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। वो इसके बाद फ्रांस से 29% और अमेरिका से 11%। वही रूस से S-400, जो कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली है, S-400 आपने डिफेंस सिस्टम, ये हमने रशिया से ही लिया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, रेलवे के एग्जाम आप निकाल के देखना, उसमें S-400 डिफेंस सिस्टम कहां से ले गया, तो रशिया, ध्यान रखिएगा रशिया। ठीक है, वही दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयात कौन कौन से हैं? भारत, सऊदी अरेबिया, कतर और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। यह है आपका AK-203। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए स्थायी, ध्यान रखिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो कि आसाम की राजधानी है, आसाम की कैपिटल है गुवाहाटी, तो उसमें अस्थायी रूप से न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलेजियम सिस्टम द्वारा अभी अपॉइंट किया गया 2 जजों को। यानी सबसे पहला है ऑप्शन है ए मिथाली ठाकुरिया, बी राजेश शेखरिया, सी कपिल सिब्बल या डी आरपी गुप्ता। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए मिथाली ठाकुरिया। इनके साथ सुष्मिता पूखन, ध्यान रखिएगा सुष्मिता पूखन को भी अपॉइंट किया गया सेम पद पे, यानी कि दोनों को सेम पद पे अपॉइंट किया गया है। वही कपिल सिब्बल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कहां के? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं न्यायाधीशों के बारे में। वही सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं टोटल? 31 + 1, 33 + 1 मतलब 34 कुल न्यायाधीश हैं। मतलब एक जिसमें 1 है, 1 क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अन्य जज। वहीं ये कोलेजियम सिस्टम आया कहां से था? ध्यान रखिएगा SP गुप्ता, जब भी बात आए SP गुप्ता केस बनाम भारत संघ 1981 में। उसके बाद एक केस हुआ था 1993 में, जज केस, सेकंड जज केस जिसे बोलते हैं। फिर थर्ड जज केस हुआ था, थर्ड जज केस आपका होता 1998 में, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं तीनों जज से, तीनों केसेस से निकल के आता है आपका कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? जिससे जजेस की नियुक्ति होती है। तो जहां उच्च न्यायालय के लिए 4 जज इसमें बैठते हैं। उच्चतम न्यायालय की पन्नति के लिए, मतलब उनके एलिवेशंस के लिए किनको जज बनाना है, कोलेजियम में कितने लोग बैठते हैं? 4 लोग बैठते हैं। उसमें से 4 कौन कौन से हैं? एक आपके हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है। उसके साथ साथ अन्य हाई कोर्ट के 3 जजेस, ठीक है। कौन कौन? पहले तो DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद संजीव खन्ना, BR गवई। तो ये 4 लोग मिलके ये डिसीजन लेते हैं, आपको ध्यान रखना। वही सुप्रीम कोर्ट की पन्नति के लिए टोटल 6। सूर्यकांत न्यायाधीश, भारत सर्वोच्चतम न्यायालय। वही अनिरुद्ध बोस न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है। वही कुल उच्च न्यायालय कितने हैं हमारे देश में? 25 राज्यों में उच्चतम न्यायालय है।
यानी कई कई राज्यों के, कई दो राज्यों के एक ही उच्चतम न्यायालय बने हैं, जैसे हरियाणा, हरियाणा प्लस पंजाब, इनका चंडीगढ़ है हाईकोर्ट। अब नवीनतम कौन सा बना है अभी हाईकोर्ट? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ध्यान रखें दोनों एक साथ ही बने थे, और जम्मू कश्मीर उसके बाद बना है, उससे पहले बना था थोड़ा सा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है। वही 99 संशोधन 2013 में, याद है आपको संशोधन आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजों की नियुक्ति के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इरोड कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? ए अनामिका, बी मनीषा, सी निखत जरीन या डी मोनिका? इसका सही उत्तर है सी निखत जरीन। निखत जरीन ने इरोड कप में भी 2024 में ये संस्करण नाम किया है। ये हुआ कहाँ है? यानी कि कजाकिस्तान, अस्ताना में। यानी कहां पर हुआ? कजाकिस्तान अस्ताना में, एलोरा कप जिसे बोलते हैं, ठीक है, एलोरा कप 2024 का। निखत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अनामिका और मनीषा ने 50 किलो 60 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। टीम इंडिया ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य सहित 12 पदक टोटल जीते हैं। वहीं एलोरा का पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था, ध्यान रखना, और 2023 तो इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है, तीसरा संस्करण। उज्बेकिस्तान, भारत, जापान, क्यूबा और किर्गिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वहीं आप एक बारी लोकेशन देखिए कि कजाकिस्तान की कहाँ है। तो कजाकिस्तान, बार बार मैं आपको मैप दिखाता हूँ कजाकिस्तान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान ये देखिए आपका रशिया के नीचे, ठीक है, और इन जितने भी स्थान करके हैं इन सबसे बड़ी कंट्री यही है, अरल सी के ऊपर, ठीक है। अगर मैं कहूंगा इसकी कैपिटल क्या है तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल है अस्ताना, भूलिएगा, कैपिटल इसकी क्या है? अस्ताना, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? आपको मैंने बार बार बताया, उज्बेकिस्तान की क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताशकंद, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। उज्बेक, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखिए, यूटी जैसे बोलते हैं हम, यूनियन टेरिटरी, उज्बेकिस्तान ताशकंद। किर्गिस्तान केक, मैंने बताया था ना, बिश्केक, केक। तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल भूलना ही नहीं है, तुर्क अजगबा, अजगा तुर्क, तुर्क अजगाबाद। और वहीं कजाकिस्तान 10, मैंने बोलता ना 10 ताजी हैं, ताजे 10। कजाकिस्तान दशानबे, मेरे को याद कर रहे हैं, कुछ यही तरीके हैं। वहीं कैस्पियन सी अगर आप देख लो तो कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन सा टच करता है? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इधर से, और इधर से अजरबैजान, और इधर से रशिया, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। किस भारतीय एथलीट ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? ए निशत कुमार, बी प्रीतिपाल, सी दीप्ति जीवांजी या डी पुराण कैसी? तो उत्तर है इसका सी दीप्ति जीवांजी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के भारत का नाम बहुत ही ऊपर ले गई हैं, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में ये चैंपियनशिप जीतना गोल्ड आसान काम नहीं है। जिन लोगों को हाथ पैर हैं अच्छे से वो तो पदक ला नहीं पा रहे हैं। तो ये पैरा ओलंपिक्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग किसी ना किसी रूप से क्षतिग्रस्त हैं, मतलब किसी ना किसी रूप में अपंग हैं, उन लोगों के लिए गेम होता है हर साल। तो ध्यान रखिए 1960 में पहली बार रोम इटली में आयोजित किया गया था, इटली की कैपिटल, ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक्स। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति कहां पर है? बॉन, जर्मनी, ठीक है। आगे कैपिटल है स्विट्जरलैंड के फ्रांस। ध्यान से रखिए, ये लाइन आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। स्विट्जरलैंड के फ्रांस निटिलिंस्ट्राम्प ने सियोल में 1988 में ऐसा इतिहास रचा था कि जिसमें 6 स्वर्ण और टोटल 8 पदक जीतकर अपने नाम किया था। ये है इनकी फोटो। वहीं खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला एडिशन 2023 में नई दिल्ली में था, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया था, ये आपको ध्यान रखना। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6था एडिशन होस्ट तमिलनाडु के था, टॉप किसने किया था? महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 4th एडिशन हुआ था, होस्ट किसने किया था? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, टॉप किया था आर्मी ने, ध्यान रखिए आर्मी ने, कर्नाटका नहीं, आर्मी ने। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 4th, होस्ट कौन था? आसाम था, और टॉप किसने किया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थाईलैंड ओपन का खिताब युगल
2024 किसने जीता है? युगल खिताब, ज्वाइंट जिसे कहते हैं, ठीक है, ड्यूअल किसने जीता है? थाईलैंड ओपन। डबल्स टाइटल किसने जीता है? ए जोंगकोलाफन और रविंदा, बी सात्विक चिराग, या सी चेंगबो लुई, या डी चाओ लीजिया। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है बी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने तहलका मचा रखा है और साथ में ही फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता था। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन अगर पूछे कौन जीता था वही डबल्स टाइटल, तो इन्हीं का नाम ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2024। ये लिख के रख लीजिए किताब में। ये 36वां संस्करण था। देश कौन सा हुआ? कोबे, जापान। जापान ने इसका, जापान में ये हो रहा था, ध्यान रखिएगा। वहीं इसकी जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। पुरुष एकल में किसने जीते? लीजी जिया जो कि चीन की हैं। महिला एकल में सुपानिडा कैटेथोंग थाईलैंड की हैं। पुरुष युगल में आगे ना डबल में सात्विक राइस रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो कि भारत के हैं। महिला युगल में जोकोलोफान कटिथाराकुल और रविंदा प्रोजंगाई जो कि थाईलैंड के हैं। वहीं फ्रेंच ओपन 2024 युगल सात्विक और चिराग भारत के, आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र। इसमें से कई लोग, मुझे मालूम है, बी यमुना को ताला लगाएंगे, लेकिन गलत है। गंगा को भी कुछ लोग लगा सकते हैं, कहेंगे ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है, गलत है। इसका सही उत्तर है सी गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखें। गोदावरी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यमुना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वही गंगा के बाद यह भारत की सबसे लंबी नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। यह अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अच्छा, जो भी नदियां इस तरफ बहती है, ध्यान रखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा बनाती है। और जो भी नदियां वेस्टर्न घाट की तरफ बनती है, डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ऊंचाई से थोड़ी बहती है, ठीक है। तो किन किन राज्यों से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों से मिलकर जाती है। वही नदियों के बारे में उनकी टोटल लेंथ देख लेते हैं। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी है, 25-25 याद कर लेना, पूछ लिया था कई बार। गोदावरी नदी की 14,065। गंगा नदी कहां से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर, ध्यान रखें, यहाँ उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा कब बनती है? ये भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा जब दोनों मिलते हैं तब रुद्रप्रयाग में, तब क्या बनती है? गंगा। वही यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 1373। नर्मदा, कृष्णा, इंडस 3180 किलोमीटर जिसकी टोटल लंबाई है, लेकिन भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर। वहीं ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है, भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार कौन बने हैं? ए मैसोन एंजल, बी ईडी ड्वाइट, सी सेल्वियन चिरोन या डी केनेथ एलेस। का सही उत्तर है बी ईडी ड्वाइट। ध्यान रखिएगा, ईडी ड्वाइट अभी हाल ही में पहले अंतरिक्ष ने अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट बने। एस्ट्रोनॉट कौन है? जैसे एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट एक्चुअली बने, ये ट्रैवलर है, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं स्थापना कब हुई थी? इसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्लू ओरिजिन की। ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की, इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2000 को। जेफ बेजोस इसके स्थापक हैं, जो कि अमेजोन के मालिक भी, अमेजोन के मालिक भी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, कैंट के वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन एनएस न्यू शेफर्ड इसका नाम था मिशन, ध्यान रखिए, एनएस न्यू शेफर्ड 25। कुल 6 यात्री थे, जो कि 19 मई 2024 को न्यू शेफर्ड रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं वायुसेना के कप्तान एफ ड्वाइट वायुसेना के कप्तान थे। 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इनको कहा था, हम आपको पहला मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले श्वेत जो काले उम्मीदवार आप ही बनाएंगे। वहीं भारत के गोपी थोटाकुरा को इसमें शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया डायसन स्वीफर क्या है? डायसन स्वीफर क्या है? एक स्टार और ऊर्जा दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों का बेड़ा, नई वायुमंडलीय परत या हाइड्रोजन आधारित परत।
इसका सही उत्तर है ए। ये एक हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है टू हार्नेस स्टार्स एनर्जी, इतना ध्यान रखिएगा। वहीं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रीमैन डायसन 1960 में इसको उन्होंने दिया था, इसको प्रोजेक्ट, इस थ्योरी को। इसके अंदर स्वीडन, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 4 देश मुख्यतः काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डायसन क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये कि काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है। और डायसन स्फीयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक तारे द्वारा सर्जित ऊर्जा को पकड़ना और उसका उपयोग करना, उसको पकड़ के उसका उपयोग करना। क्योंकि सौर मंडल में जितने तारे हैं, सन है और बाकी और तारे, वो सब किसी ना किसी रूप में ऊर्जा विस्तृत करते हैं, उनका उपयोग। वहीं आप इस डायग्राम को देखिए, ये है सन, जैसे कि ये आपके प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, यहाँ अर्थ, यहाँ मार्स, यहाँ जुपिटर, यहाँ सैटर्न, ठीक है, यहाँ नेपट्यून। तो इतने, तो वही कह रहा है कि डायसन स्फीयर क्या है, 3 मीटर थिक है। तो ये चारों इसमें फैली हुई, चारों तरफ 3 मिलियन मीटर थिक से 3 मिलियन चारों तरफ फैली हुई है, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसी एनर्जी को पकड़ना है ये। ठीक है, इसी को कहते हैं डायसन स्फीयर। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।